नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है सभी के। तो आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए एक शानदार टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर हिंदी में भी कुछ डालो, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ कंटेंट लेके आओ। बिल्कुल भाई, आपकी तो सुनूंगा ही, आपकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा। मेरे देशवासियों और कुछ दो चार क्या बोलूंगा मैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता ही है भाई क्या बोलने वाला था मैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं भाई प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की। बहुत शानदार टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आएंगे मेरे दोस्तों। हो भाई, तो ये प्रकाश का परावर्तन काफी सिंपल और बहुत यूनिक टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, बहुत मोटिवेशन वाला टॉपिक है। इस टॉपिक की बातें करते हैं अपन पूरी। प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाश की घटना है दोस्त। क्या है भाई? प्रकाश की घटना। बेसिकली हमारे नॉर्मल बिहेवियर के अंदर या फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर जो प्रकाश आता है, जो सनलाइट आती है, वो सूरज से ही आती है। लेकिन जैसे घरों की बात करें तो घरों में प्रकाश का स्रोत क्या है? जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है, लाइट जो जलती है हमारे घरों के अंदर, वो सारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। इसी टाइप से अगर मेरे पास में टॉर्च है या फिर बोलूं मैं लेजर लाइट है, मेरे पास में टॉर्च है या फिर लेजर लाइट है, वो भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है भाई। अब मैं उसमें बात करता हूँ प्रकाश के परावर्तन की। तो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में? कोई भी प्रकाश की किरण आती है, किसी सतह से टकराती है। प्रकाश की किरण आएगी, किसी सतह से, किसी सरफेस से टकराएगी और टकराकर वहां से लौट जाती है किसी कोण के साथ में। देखना, किसी कोण से आई थी और किसी कोण से वो वापस चली गई। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आ रही है, ये जो किरण जो इस तरफ सतह पर आती है, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहानी क्लियर है भाई? आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में जो कोण बन रहा है, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इस बीच वाली लाइन को? अभिलंब। जो परावर्तित सतह से क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। तो देखना, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण। कोण इसको बोलते हैं एंगल आई। कोण आई से दर्शाते इसको, किससे? कोण आई से। इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल आर, या फिर इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये जो डैश डैश कर रखा है, ये कौन सी सतह है? ये परावर्तित सतह। कौन सी सतह मेरे भाई? ये कौन सी सतह है? परावर्तित सतह। ठीक है, अब देखना, परावर्तन के दो नियम होते हैं। एग्जाम में सवाल पूछता है परावर्तन की घटना क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के दो नियम है दोस्त। पहला नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अरे भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में, एक ही तल के अंदर होते हैं। ध्यान रख। दर्पण तो आपने देखा ही भाई, सुबह सुबह जब उठते हो स्कूल के लिए तैयार होते हो, अपना सुंदर सा चेहरा दिखता है आपको खुद का। सुंदर सा ही होगा मेरे हिसाब से। वो जो सुंदर सा चेहरा आपका दिखता है, वो बेसिकली आप किसके अंदर देखते हो? मिरर के अंदर देखते हो, दर्पण के अंदर देखते हो। वो दर्पण कौन सा, कोई बताना आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। वो दर्पण कौन सा, आप कमेंट्स में जरूर बताना भाई। वो दर्पण कौन सा होता है, आप कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपत्ति ये हो गई लाइन। अब देखिए भाई, दर्पण प्रकाश की परावर्तन की घटना पर आधारित है। बेसिकली दर्पण जो होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो प्रकाश की परावर्तन की घटना पर आधारित है। इसलिए मैं इसकी बात यहां करूंगा, पूरा दर्पण पढ़ाऊंगा। दर्पण के तीन प्रकार है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अरे भाई, पहला समतल, फिर उत्तल और तीसरा अवतल। समतल, उत्तल और अवतल, तीनों की मैंने संरचनाएं बना रखी है। कौन कैसा दिखेगा, कौन कैसा दिखेगा, ये रहा भाई। अगर सीधी लाइन और पीछे डैश डैश कर रखा है, समतल दर्पण। अगर इसे कर्वेचर और डैश डैश अंदर की तरफ है, परावर्तित सतह बाहर की तरफ है, उत्तल दर्पण। और अगर कर्वेचर और डैश डैश वाला पार्ट बाहर की तरफ हो और परावर्तित सतह अंदर की तरफ होता है, वो होता है अपना अवतल दर्पण। क्या कहानी क्लियर है दोस्त? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है? जल्दी से हाँ ना बोल यार। ठीक है भाई, ये सारी बातें क्लियर आती है। अब देखना भाई, उपयोग की बात करता हूँ। फाइनल शॉट दे ही दो आज और पूरा याद कर ही लो भाई साथ ही साथ में। ठीक है, तो देखिए भाई, वाहनों के अग्रदीप में मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात करता हूं अवतल दर्पण की। इधर मैं बात करूंगा उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण को वाहनों के अग्रदीप में, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण डालते हैं। टॉर्च में, सर्च लाइट में, सेविंग मिरर में, सौर कुकर के अंदर। देखना, अवतल दर्पण का इन सब में यूज करने का मेन कारण है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लार्ज प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बड़ा, लार्ज बनता है, लार्ज इमेज बनती है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कभी नोटिस किए हो, सेविंग मिरर देखा हो? या फिर ऐसे देखो, टॉर्च, टॉर्च में बेसिकली प्रकाश को फैलाने का काम करता है। टॉर्च में यूज करें, टॉर्च में प्रकाश को फैलाने का काम करता है, और गाड़ी की हेडलाइट में भी प्रकाश को फैला देता है भाई। इसी टाइप से अगला देखो, उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण बेसिकली गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, व्हीकल्स के जो साइड मिरर होते हैं, पार्श्व दर्पण जिनको बोलते हैं, उन पार्श्व दर्पण में इसका यूज करते हैं। सर कारण तो बताओ, क्या कारण है कि उत्तल दर्पण का यूज करते हैं? इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इसका दृष्टि क्षेत्र, विजुअल एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है और प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सिर्फ सीधा बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रक जो पीछे आ रही है वो ट्रक अपने को उल्टी दिखे, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? ये डालते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कहानी एकदम रपा रपा। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे? तो प्रतिबिंब के निर्माण में पहले मैं समतल दर्पण की बात करता हूं। ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण बेसिकली, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, समतल दर्पण जो हम घरों में अपना चेहरा देखते हैं, फिर हमारे घरों में जो मिरर्स लगे होते हैं, वो सारा समतल दर्पण होता है। अब देखना, उनको लिंक करना आप लोग अपने डेली लाइफ से। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आपकी जो फोटो बनती है, आपकी जो इमेज बनती है, क्या वो सीधी बनती है? यस, बिल्कुल सीधी बनती है, बराबर बनती है। आप जितने साइज के हो, क्या उतने साइज की इमेज बनती है? यूं तो नहीं कि आप इतने हो और इमेज उतनी बड़ी बन जाती है, या फिर आप इतने पतले हो और इमेज इतनी मोटी बन जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। जैसे ही बिल्कुल बराबर बराबर बनती है, समान दूरी पर बनती है। आप जितने डिस्टेंस पे खड़े हो, इमेज भी वापस उतनी डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, इसी टाइप से आभासी बनती है। सर ये एक आभासी और वास्तविक मेरे को कंफ्यूजन रहेगा, मैं दूर करूंगा भाई। आभासी का मतलब होता है प्रतिबिंब इधर है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी। बिंब इधर है, प्रतिबिंब भी इधर बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है वापस, वास्तविक। अब हम बात करेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्तें। पहले शर्त क्या क्या होती है वो सारे देख लेते हैं। ये तो अपने कौन सा दर्पण देख लिया भाई, समतल दर्पण की बात करें। यहाँ पर मैं बात करूंगा उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, वो सारी बातें अपन यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, प्यारे देशवासी, इधर देख। मैं बात करूंगा पहले कुछ शब्दावली, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, इन सबकी बातें करते हैं भाई। तो देखना, इस डायग्राम समझाता हूं। ये हमारे कोई दर्पण है, ये हमारा कोई एक दर्पण है। इस दर्पण पे बीचों बीच जो एक सेंटर है उसको बोलते हैं ध्रुव। दर्पण का जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला केंद्र, दर्पण का जो केंद्र है, दर्पण की जो सरफेस है, दर्पण की सतह का जो केंद्र है, उसको बोलते हैं ध्रुव। किससे दर्शाते हैं? पी से। इसी प्रकार से यहां से एक ध्रुव से एक सीधी लाइन निकलती है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अरे भाई, इस ध्रुव से एक सीधी लाइन निकलती है, इसको अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या देखना, अगला है फोकस। तो फोकस जो है उसका मतलब है भाई कि अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर जहां पर मिलती है, वही अपना फोकस बिंदु है। वापस सुना, अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण से टकराकर जिस मुख्य अक्ष पर सतह पर काटेगी परावर्तन के बाद में, उसको अपन बोलेंगे फोकस। देखना एग्जांपल के लिए ऐसा समझो आप लोग। ये अनंत से आ रही थी प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराई, परावर्तित हो गई, और जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर काटती है वही हमारा क्या हो गया? फोकस। वही हमारा क्या हो गया भाई? फोकस। और ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, या फिर दर्पण से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है कहानी, ये छोटी छोटी डेफिनेशन पूछेगा भाई आपसे एग्जाम में, ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे देखिए, फिर मैं बात करता हूं वक्रता, त्रिज्या। तो जैसे कोई गोला होता है, उस गोले की त्रिज्या होती है ना भाई, जैसे अपन कोई भी एक वृत्त बनाते हैं, उस वृत्त की कोई त्रिज्या होती है। इसी प्रकार से मिरर भी, ये दर्पण भी कभी एक गोला हो रखा था, उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र, और जो उसकी त्रिज्या उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र को अपन सी से दर्शाएंगे, और यहां से लेकर आप लोग खुद बताओ, अगर कोई मैं गोला बना दूं तो ये उसका केंद्र है, और यहां से उसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो केंद्र को मैंने सी से दर्शा दिया, त्रिज्या को मैंने आर से दर्शा दिया। तो ये रहा केंद्र, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई? त्रिज्या। ठीक है, रिलेशन भी लिख देता हूं मैं आपको, देखा तो देखना, त्रिज्या जो होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होती है, या फिर फोकस त्रिज्या का आधा होता है। इस पर मैं आगे में न्यूमेरिकल करूंगा आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये लाइन मैंने यहाँ लिख दी दोनों। ठीक है, अब देखना, मैं बात करता हूं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना, इस पर सवाल बनने के 100% चांसेज है। मेजर सवाल आएगा, निबंधात्मक सवाल। निबंधात्मक सवाल में ये पूछेगा कहीं ना कहीं आपसे, कोई एक शर्त पूछेगा, और जहां तक मैं गारंटी ले रहा हूं अवतल दर्पण में से ही कोई ना कोई एक शर्त पूछेगा आपसे। तो सारी प्रैक्टिस अपन यहाँ कर लेते हैं। देखिए भाई कैसे करेंगे प्रतिबिंब के निर्माण की शर्तें, पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखना, जैसे कोई भी किरण आती है, कहीं से भी प्रकाश की कोई भी किरण आएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस से निकलेगी। कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराने के बाद में फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव बिंदु से टकराकर दोनों आपस में जहां मीट करेगी, जहां आपस में दोनों कट करेगी, वही हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो अब निर्माण की शर्तें देख लेते हैं भाई आगे कैसे कैसे। तो पहली शर्त है जब बिंब अनंत पर हो। पहली शर्त दे रखी है
जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर होगा तो कैसी कंडीशन होगी देखिए। तो जब बिंब अनंत पर रखा गया है तो देखो अनंत से दोनों प्रकाश की किरणें आ रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है भाई, अनंत से दोनों प्रकाश की किरणें आ रही है। कहां से निकलती है, फोकस से। ये भी कहां से निकलेगी, फोकस से। या फिर ऐसे बोल दो, अनंत से दो प्रकाश की किरणें आ रही है, जिस बिंदु पर कटेगी आपस में वही हमारा फोकस होगा और वही हमारा इमेज होगा, वही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब। तो देखो भाई, अनंत से आएगी, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटेगी वही हमारा फोकस हो गया, और जहां दोनों किरणें आपस में कट करेगी वो हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उसकी शर्तें लिखना जरूरी है। आपको देखना एग्जाम में ये आंसर में एक तो डायग्राम बनाना, डायग्राम के साथ में आपको ये शर्तें भी लिखनी है, तब आपके 2 नंबर का जो सवाल आएगा वो पूरा हो जाएगा। कि जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। आकार, तो आकार बिंदुवत होता है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट शेप का हो रहा है, बिल्कुल बिंदु जैसा बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है, बिंदुवत। प्रकृति, तो प्रकृति वास्तविक। मैंने कहा था देखो, जिस तरफ बिंब हो उसी तरफ प्रतिबिंब बन जाए तो वास्तविक हो जाएगा। जिस तरफ बिंब हो उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक, और जिस तरफ बिंब हो उसका दूसरी साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वास्तविक है भाई। कैसा है, वास्तविक। ठीक है, आगे देखिए फिर अगली शर्त देखिए। फिर दूसरी शर्त है, जब बिंब सी व अनंत के मध्य हो। दूसरी शर्त क्या है दोस्त, दूसरी शर्त है कि जब बिंब यानी जब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज, जब बिंब सी व अनंत के मध्य हो। देख फोटो में देखना, ये रहा सी और सी के इधर वाला सारा क्या हो जाएगा, अनंत। मैंने सी और अनंत के बीच में रख दिया। ठीक है, तो कैसा बनेगा देखना। तो सी और अनंत के बीच में रख दिया, बिंब को रख दिया, वस्तु को रख दिया। वस्तु से एक लाइन आएगी यूं करके, वस्तु से एक प्रकाश की रेखा आएगी, वस्तु से एक प्रकाश की रेखा आएगी यूं जाएगी, और दर्पण से टकराकर कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये देखो मैं लिख रखा फोकस। ठीक है, और दूसरी लाइन जो है ध्रुव से बिंदु से, ध्रुव बिंदु से टकराएगी, और अंततः दोनों रेखाएं जहां मिलेगी वहां पर क्या बन जाएगा, अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, प्रतिबिंब। बस सिंपल है। देख, प्रकाश किरण आएगी, टकराकर फोकस से निकलेगी, प्रकाश किरण ध्रुव से टकराकर जहां दोनों रेखाएं अंततः मिल जाएगी वही हमारा प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। अब देख, बिंब का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो सी और एफ के बीच में। देख सी, ये रहा भाई सी, और ये रहा एफ, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। ये डॉट सी का है, ये डॉट एफ का है, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। लिख दिया भाई। आकार, तो आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा था, इसका आकार छोटा है। प्रकृति, तो वास्तविक है, क्योंकि देख प्रकृति, प्रकृति क्या आएगा भाई, वास्तविक। क्यों, क्योंकि बिंब भी इधर, प्रतिबिंब भी इधर, बिंब भी इधर है और प्रतिबिंब दोनों इधर है, इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक। और उल्टा बनता है। देखो एरो, इसमें देखना, ये एरो जो है इसकी शेप को बताता है। इसमें जो मैंने एरो कर रखा है, ये एरो जो इसका शेप को बताता है। इसमें एरो ऊपर है, इसमें एरो नीचे की तरफ है, इसलिए कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कितना सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये शर्तें आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके। मैं 2-3 शर्तें और लिख देता हूं जो आपको खुद को करके बतानी भाई। तो दोस्तों मैंने ये 4 शर्तें लिख दी है। जब बिंब सी पर हो, जब बिंब सी व एफ के बीच में हो, जब बिंब फोकस पर हो, जब बिंब फोकस व ध्रुव के मध्य हो। इसमें जो 6th कंडीशन है वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कर रखी है। ठीक है, वो मैंने इंपॉर्टेंट कर रखी है, इसके पूछने के आसार बहुत ज्यादा है, तो प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। एग्जाम में आने के फुल ऑफ फुल चांसेस है इसके। तो आज के वीडियो के अंदर इतने ही पढ़ने वाले हैं, बाकी बात है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।